नाजरीन आदाब, मैं दानिश बिन नबी। आज हमारे साथ अंजुमन मोइनुल इस्लाम सोपोर के सदर अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब हैं। अजीज़ साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खुशामदीद आपको भी। भट्ट साहब, अंजुमन एक बहुत बड़ा एक इदारा है, हिस्टोरिकली भी एक इसकी अपनी एक पहचान है, मगर आपको लग रहा है कि ये अब सोसाइटी से, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी के बीच कुछ खलल पैदा हुआ है? जहाँ तक अंजुमन मोइनुल इस्लाम सोपोर का ताल्लुक़ है, ये एक दीनी, समाजी और सकाफ़ती इदारा है जो इस सोपोर की बस्ती में 120 साल के करीब से इदारा कायम हुआ है। जब से ये इदारा यहाँ शुरू हुआ है, दीन के एतबार से और तालीमी एतबार से ये हमेशा सफ़े अव्वल रहा है। ये इदारा, इसके 2 स्कूल आज की डेट में चल रहे हैं इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से। एक बॉयज़ विंग है, एक गर्ल्स विंग है। ये एक छोटा सा तारुफ था स्कूल के हवाले से और इदारे के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ। भट्ट साहब, स्कूल की बात कर लेते हैं। इकरा पब्लिक स्कूल, इस्लामिया हाई स्कूल, इस्लामिया इकरा पब्लिक स्कूल, जिसके जो 2 विंग्स आप बोल रहे थे, आपको नहीं लग रहा है कि नाकस कारकर्दगी? जहाँ तक इस अंजुमन मोइनुल इस्लाम के स्कूलों का ताल्लुक़ है, ये तो मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि वो नाकस, उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, मगर कुछ वजूहात है जिसकी बिना पे आप ये कह सकते हैं कि अंजुमन का जो स्कूल, अंजुमन के जो स्कूल है वो उस एतबार से नहीं चल रहे हैं जो इस वक्त हमारे इस सोपोर में बाकी इदारे हैं। स्कूल के हवाले से जो चल रहे हैं, ये वेलकिन पब्लिक स्कूल चल रहा है जो एक प्राइवेट इदारा है, और इसी तरह मॉडल पब्लिक स्कूल एक और इदारा है जो यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो सरकार के भी स्कूल हैं वो भी यहाँ पे चल रहे हैं। मगर मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा तालीमी सेटअप है इस वक्त, जो इस पे काम कर रहा है, अंजुमन का जो एक शोबा है, जो तालीमी शोबा होता है, वो इस पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बदकिस्मती है आज के रजीम की, कि ये जो आज की रजीम आई है ये 2018 में आई है। 2018 के बाद सिर्फ 1 साल के बाद ही आपको पता है कि ये जो पिछले साल 2019 में अनरेस्ट हुआ कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से, और अब ये जो वबाई बीमारी है, इस हवाले से तकरीबन 2 साल 1.5 साल तकरीबन स्कूल बंद ही रहा है। सारे स्कूल बंद रहे हैं, हमारे भी स्कूल बंद रहे हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे, जो 2018 का सेशन था, उस सेशन में हम मैट्रिक लेवल की बात करेंगे या 2019 में भी एग्ज़ाम हुए उसकी भी बात करेंगे, रिज़ल्ट हमारा उतना नाकिस नहीं है जिस पे आप ये कह सकते हो कि आपका स्कूल अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन हमारा रिज़ल्ट तकरीबन 80% है। 2 चीज़ें भट्ट साहब, पहली ये, 10th क्लास में आपको अभी तक क्यों नहीं कोई फर्स्ट पोजीशन मिली है? देखिए, पोजीशंस तो होती है, वो छोड़िए आप, पोजीशंस तो आते हैं, चलो ये मैं ये कह रहा हूँ कि 80% कोई ना वो कोई कम परसेंटेज नहीं है। ठीक है, 80% पास हो गए हैं बच्चे पास, मगर परसेंटेज में 90% भी हमने स्वीकार कर लिया हमारे बच्चों ने। कौन से ईयर में? 18 में भी और 19 में भी। जो 19 का रिज़ल्ट आया था 2020 में 89% है हमारे एक बच्ची को आई है 89% मैट्रिक में। मगर रिज़ल्ट थोड़ा कम ही था हमारा, क्योंकि वो आपको पता भी है कि 2019 में जब 5 अगस्त के बाद से जब हालात ही ख़राब हो गए तो पढ़ने का मौका भी नहीं ज़्यादा मिला, सिर्फ एग्ज़ाम ही हुए, तो उस करके हम। भट्ट साहब, ये भी हमें अपने ज़राए से पता चला कि जो सैलरीज़ का इशू है आपके स्कूल में, सैलरीज़ इतनी कम क्यों हैं? ये भी हमें पता चला कि जब टीचर्स का इंटरव्यू होता है वो ऑलमोस्ट IAS लेवल का इंटरव्यू उनसे लिया जाता है उनकी सिलेक्शन के टाइम पे, बट व्हेन इट कम्स टू देयर सैलरीज 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ये सैलरी स्लैब तो बहुत कम है।
बिल्कुल जी। एक चीज़ मैं इसके लिए कहूँगा सैलरीज़ के हवाले से, जब हम इंटरव्यू करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को लेते हैं, पूरे एकेडमिक सेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मगर चूंकि अब सैलरीज़ की जो बात कर रहे हैं आप, ये हम टीचर की परफॉर्मेंस, अब जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हमारी बेसिक सैलरी हमेशा रहती है 4,000 रुपये। ये सही है, सैलरी बहुत कम है, लेकिन जो हमारे फिर अच्छे टीचर उसमें आते हैं हमारी पैनल में, तो हम उनके साथ नेगोशिएशन करते भी हैं, उनकी थोड़ी तनख्वाहें हम बढ़ा भी देते हैं। और कितनी फिर तनख्वाह बढ़ती है? 4,000 से कितनी तनख्वाह? 5,000, किसी के साथ 5,500, और मगर मैक्स पे आपको जाते नहीं हैं हम लगता 6 कि ना इंसाफी है? अगर आप 6,000 भी किसी को दे रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि ना इंसाफी हो रही है? वो तो ठीक है ना, हम नाइंसाफ़ी नहीं कहेंगे इसको, मगर सैलरी कम है ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है उनके मुकाबले में। मतलब वेल्किन है, उनकी भी तकरीबन 6,000 से आगे उनकी तनख्वाहें हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है। मगर चूँकि मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे स्कूल में सेटबैक है। सेटबैक ये है कि हमारा एडमिशन बहुत कम है। उसकी कुछ वजूहत हैं हमारा एडमिशन क्यों कम है, तो मगर उस हिसाब से जो हमारा इदारा भी है वो थोड़ी बहुत हम उनको भी फाइनेंस करते हैं स्कूलों को, क्योंकि अब हमारा जो अपना रोल होता है स्कूलों में, मेरा मतलब स्टूडेंट्स का रोल, तो वो बहुत कम है। तो हम मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि जो स्कूलों में जो फीस से हम स्कूलों में उनकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती। बट सब पॉइंट टेकन। और एक चीज़ मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ वो ये, अंजुमन के पास बहुत प्रॉपर्टी है, दुकानों की बात करें, बाकी चीज़ों की, हम बहुत वसाइल हैं अंजुमन के पास। अभी तक अंजुमन की तरफ से कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? देखिए, जो आप अंजुमन की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं आपको भी आपकी वसातत से सोपोर वालों को भी ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। अंजुमन के पास प्रॉपर्टी बहुत है। प्रॉपर्टी अगर आप उसका तखमीना करेंगे तो मेरे ख्याल में तकरीबन अरबों रुपयों में प्रॉपर्टी है उसकी। लेकिन जो इन प्रॉपर्टी से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो मैं कहूँगा आपको, वो हमारी 22 लाख से 25 लाख तक की इनकम है एक साल में इन एसेट्स पे। सिर्फ 25 एवरेज नहीं, वो 25 लाख है। मगर हमारे जो दुकानदार भाई साहब हैं वो वक्त पे हमें किराया भी नहीं देते हैं, तो इस करके आप समझ लीजिए कि हम 20 लाख पे 5 लाख तो रहते ही रहते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सोपोर में जो हमारे दुकानदार हैं अंजुमन के, उनके पास इस वक्त अंजुमन के तकरीबन 60 लाख से ज़ायद बकाया रकम होगी, वो अदा ही नहीं करते हैं हमारी रकमें। और अंजुमन क्या कर रही है? अब आपकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस पैसे को वसूल करने के लिए क्या इक़दामात किए हैं आप लोगों ने? बिल्कुल, हम दुकानदार के पास जाते हैं, एक टीम हमारी जाती है, लेकिन वो वायदे करते हैं, लेकिन फिर वायदे वो निभाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम दे देंगे। अब ये चूँकि एक इस्लामी इदारा है, तो हम उतना फोर्स भी नहीं कर सकते हैं जितना एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई करता है अपने टेनेंट्स के साथ। आप बोल रहे हैं कि अराउंड 60 लाख रुपीस बाहर हैं? बिल्कुल। ये टोटल 60 लाख है कि ये आप पर एनम एनुअली बात कर रहे हैं? मैं ये टोटल 60 है, मतलब ये टोटल अमाउंट जो इस वक्त बकाया है आज की डेट में 2020 मार्च के एंड तक। कितनी आप किराया लेते हैं एक दुकान से? हमारी दुकान की अगर आप एवरेज किराया देखेंगे, वो मेरे ख्याल में 6,000 से आगे नहीं है एवरेज किराया। तो किसी दुकान की किराया हमारी 10,000 भी है, 12,000 भी है, लेकिन एवरेज अगर देखेंगे वो 6,000 से आगे नहीं जाएगी। और 60 लाख रुपया अभी भी बाहर है? 60 लाख रुपए फिर भी बाहर है। और जो 20 लाख रुपया आता है हाँ। एक साल का, उसका थोड़ा सा हिसाब आप दें आप? हाँ, वो तो मैं देख सकता हूँ। देखो, अंजुमन का ऑफिस चल रहा है, उसका एक स्टाफ है, तो स्टाफ कितने स्टाफ मेंबर्स हैं? हमारे स्टाफ मेंबर्स है इस वक्त मस्जिद से लेके, मतलब जो ऑफिस है, मस्जिद और ऑफिस इकट्ठे ही है वहाँ पे, जो जामा मस्जिद में अंजुमन का ऑफिस है, तो तकरीबन उसका जो ये बनता है तकरीबन 82,000 पर मंथ। और 19 लाख
जी 20,000 में 20 लाख में से हमने 82,000 काटे, ये 19 लाख कहाँ जाता ये है? एक महीने की भी वो बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और इसके बाद जो बाकी मेंटेनेंस में रहता है, जामा मस्जिद तो आप जानते हैं, उसमें आप एवरेज खर्चा ले लो, तकरीबन 20,000 से 25,000 तक एवरेज खर्चा मंथ का अपना पड़ता है, 20,000 से 25,000। 25,000 तक। तो और इसके अलावा जो मतलब हमें कहीं काम करना होता मगर है, लोग फिर भी नाराज है कि जिस हिसाब से जामिया मस्जिद होनी चाहिए थी, जितनी डेवलप होनी चाहिए थी, उतनी डेवलप नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, 2002 में हमारे अब्दुल हक पंडित साहब यहाँ पे अंजुमन के सदर मुंतखब हुए। मुझे याद है मैं तब से अंजुमन की रजीमों में रहा हूँ। उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो अंजुमन के वहाँ पे ये मुलाजिम लोग थे मस्जिद के हवाले से, वो मतलब हम नोट बोलते हैं कश्मीरी में, बस दरिया, क्योंकि दरिया पे जामा मस्जिद है, वो उस वक्त उससे पानी लेते थे और मस्जिद के खजाने में वो डालते थे। लेकिन तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे 17-18 साल हो गए, आप जामा मस्जिद को किसी दूसरे नज़र से देख सकते हैं। उधर कोई भी फैसिलिटी है इस वक्त। जामा मस्जिद में इस वक्त 48 लेटरिन है, 48 लेटरिन, सिर्फ लेटरिन। और जो वज़ू पॉइंट है वो 129 है। और इसके अलावा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 2002 तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी? कोई चीज़, ये सारा सिस्टम बनाना पड़ा, ये सारा सिस्टम बनाना पड़ा इन 17 सालों में। ये जो आप इस वक्त की जामा मस्जिद देख रहे हैं, अगर आप तब की देख लेते तो आप खुद ही ये महसूस करते कि ये बहुत बड़ी फ़र्क है। ठीक है भट्ट साहब, हमें ये बताइए कि कोविड में क्या किया अंजुमन ने? कोविड के लिहाज से हमने हमने तमाम तकरीबन मालजात में, तमाम मालजात में नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हमने एक पॉलिसी अख्तियार की। उसके लिए एक पॉलिसी अख्तियार की हमने 6-7 पॉइंट्स बनाए। जो अंजुमन के ज़िम्मेदारान हैं उनको हमने कुछ रुकूमात दिए थे कि अगर आपके पास कोई आए तो आप उसकी मामनत करें। तो उस हिसाब से तकरीबन हमने, मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपया आपने सिर्फ मॉनिटरली हेल्प किया है? मॉनिटरली हमने हेल्प किया, मगर पब्लिक को ही हेल्प किया हमने, मगर वो भी कोई सिलेक्टिव नहीं। हम यहाँ से किसी के पास नहीं गए। कोई पीपी किट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकी इदारे काम कर रहे हैं, वो सब मेरे ख्याल में उस टाइम उसी पे फोकस कर रहे थे। मतलब अस्पताल को क्या करना है, क्वारंटाइन सेंटर में क्या करना है। हमने कहा चलो सब लोग तो इस एक तरफ जा रहे हैं, हम ये चीज़ भी देख लें कि अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। तो ये हमने, मगर मैंने पहले ही बोला आपको कि हम यहाँ से किसी के पास नहीं गए। अब किसी को पता चला कि अंजुमन वाले ये काम कर रहे हैं तो वो उसके पास गए, तो हमने उसको 1000, 1500, 500 से उनकी मामले कराई। भट्ट साहब, सोपोर कस्बा जहाँ तक ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का। बहुत से नौजवान ड्रग्स की तरफ मुब्तला हैं, ड्रग्स के साथ मुब्तला हैं। अंजुमन एज एन इंस्टीट्यूशन क्या इक़्तिदामात कर रही है, या तो यूथ को रोकने के लिए या ड्रग एडिक्शन सेंटर्स चलाने के लिए कोई इकदाम कुछ हुए हैं आपकी तरफ से, या क्या आपने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है, हाउ टू स्टॉप ऑल दिस मेंस इन द सोसाइटी? हाँ ठीक है जी। 2018 में हमने जामा मस्जिद में तकरीबन 3 प्रोग्राम किए अपने तौर से, इस हवाले से, ड्रग के हवाले से कि ड्रग अब्यूज़ पे ये प्रोग्राम हुए, तो तकारीरें हुई, तो ऐसे प्रोग्राम हमने किए। सरकार के साथ हमने इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया, मगर मैं ये लगा कि हमें इस तरह ये ड्यूटी करनी चाहिए अपनी कि हम लोगों को बता दें, उधर मस्जिद में बुला के ड्रग अब्यूज़ पे हमने 3 प्रोग्राम किए। तो मगर वो जामा मस्जिद के अंदर मस्जिद में ही हुए थे वो 3 प्रोग्राम। तो उससे पहले भी तकरीबन मेरे ख्याल में जब से ये आप लार्ज स्केल पे क्यों नहीं आप इसको परस्यू कर रहे हैं ऑन ए लार्ज स्केल, ड्रग एडिक्शन के बारे में? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एक अंजुमन, क्योंकि आपने ये भी बोला कि ये एक इस्लामी तंजीम, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था, मैं ये बताऊंगा। लेकिन
चूँकि मैंने पहले ही शुरू में ही आपको बताया कि अंजुमन मोइनुल इस्लाम एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके 7 शोबे हैं, 7 शोबे, 7 शोबों पे अंजुमन मोइनुल इस्लाम का अपनी तौर से काम कर रहा है। तो जो ये समाजी फिर बुराइयां हैं या इनको बीमारियां भी कह सकते हैं आप, तो इनको इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं रहती है अंजुमन की, होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा क्योंकि अपने शोबे हैं उनमें काम करना होता है जो, और फाइनेंस की भी बहुत प्रॉब्लम है अंजुमन में। वही तो अभी जो मैंने आपसे कहा भी कि हमारी उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। भट्ट साहब, मेरे आखिर के कुछ चंद सवाल हैं। पहला ये, आप 2018 में इलेक्शन जीते? जी। सिर्फ 27 वोट से? क्यों 27 वोट से? जी 27 वोट क्यों? से। अब आपसे पहले अब्दुल्लाह भट्ट साहब थे, पंडित साहब थे, वो तो बहुत बड़े मार्जिन से आए थे। आप 27 वोटों से क्यों? इसका मैं क्या कह सकता हूँ, वो आप मैं 27 ये हम इसको ये भी ऐसा भी ले सकते हैं कि पंडित साहब की रेजिम ठीक नहीं रही हो? नहीं, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। पंडित साहब की रेजिम तो मेरे ख्याल में इस पूरे अंजुमन की हिस्ट्री में सबसे अच्छी रही है। उनके जो 15 साल हुए, 3 इलेक्शन उन्होंने लड़े, तीनों इलेक्शन उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीते। इसकी ये वो तो खुद ही निशानदेही करता है कि पंडित साहब वो कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे, वो तो बात ही नहीं है। वो तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक ऐसे ट्रैक पे उन्होंने लाया अंजुमन को। आपको क्या लगता है, आपके टाइम पे क्यों 27 वोट का मार्जिन था? अब चूंकि उस पंडित साहब के टाइम में मेरे ख्याल में जो हमारी मेंबरशिप हुई थी वो तकरीबन 300 से ऊपर होती थी मेंबरशिप। चूँकि अंजुमन का एक सिस्टम है इलेक्शन कराने में, तो वो जो महलों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो 50 के एतबार से आते हैं, 50 पे एक आता है। तो उस टाइम जब लोग ये कैंपेन चली पंडित साहब के टाइम में, मालूम है जो प्रेसिडेंट सदूर वज़ारत होते हैं वही एक लिस्ट बना के भेज देते हैं अपने महलों की तरफ से। मेरे ख्याल में उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर गए, तो उन्होंने ज़्यादा मेंबरशिप भेजी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में रेशो के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आज की रजीम में 292 वोट थे जो आज की रजीम बनी है। तो उसमें जो मेरे ख्याल में 10 के 20 वोट नहीं पड़े, बाकी पड़े तो, लेकिन चूँकि जो मद मुकाबल मेरे थे वो बहुत अच्छे खासे इंसान है, सोपोर के जान पहचाने तगड़े कैंडिडेट थे वो। हाँ, वो तगड़े कैंडिडेट थे, वो तो अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं। तो ये भी हो सकता है कि मतलब लोगों ने ज़्यादा। बट साहब, ये भी इल्ज़ाम है कि जो आपकी आज की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें कुछ ऐसे मेंबरान भी है जो जिनकी हम शख्सियत पे सवाल है उनका, ऐसा? हमारे सामने तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। किसी ने अभी तक मेरे को बता नहीं कि किसी फर्द के, ये आपको पता नहीं कहाँ से पता चला, किसने बोला आपको, तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं। आपके हिसाब से एग्जीक्यूटिव बॉडी बहुत मेरी अच्छी है, हाँ, ये कह सकते हो आपकी परफॉर्मेंस आपकी कम है, लेकिन ये नहीं मान सकता हूँ मैं कि उनके मुतालिक कोई कुछ ऐसा कहे, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बट साहब, आपके टेनवर में अभी और 3 साल बाकी हैं, आप कहाँ पे 3 साल के बाद आप कहाँ पे अंजुमन को देख रहे हैं? 2-2.5 साल तो गुजर ही गए, ये सच बात है, लेकिन मैंने अभी कहा आपसे कि 1.5 साल तकरीबन हमारा ऐसे ही चला गया, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बंद रहा, ऑफिस बंद रहे हमारे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि अभी 3 साल में, अभी है बहुत टाइम हमारे पास काम करने के लिए। हमने रिसेंटली ही ये एक परमिशन ले ली है, हमने आज से 2 साल पहले ही ये एक यहाँ पे हमारी शूरा होती है अंजुमन की, तो उसमें हमने उनसे एक चीज़ की ये परमिशन ली थी कि हम यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर कायम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में हम उसके लिए टेंडर नोटिस निकाल रहे हैं। एक तो वो हमारे प्लान में है, और इस दूसरी ये कि जो हमारी स्कूल में कमी पीछे रह गई है स्कूलों में, तो वो भी हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन 2-2.5 सालों में अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे स्कूल अच्छे लेवल में आ जाएंगे। आप जब दूसरी दफ़ा आपसे मुलाकात होगी तो मेरे ख्याल में ये सवाल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भट्ट साहब, आपको लग रहा है आप अगला इलेक्शन जीतेंगे? अभी तो पता नहीं चलता कि अब क्या आगे क्या हो सकता है, तो अभी ये कोई पॉलिसी नहीं। भट्ट साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।